दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल खबरों का ललन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। आज बात एक ट्रायल की होगी। सुनाएंगे एक कुख्यात माफिया गिरोह की कहानी, जिसके बारे में बात करने से भी लोग खौफ खाते थे। अब उन्हें अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उनके एक एक गुनाह की गिनती हो रही है। उनके ऊपर क्या आरोप है, इस ट्रायल को ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है और इन सब में एक कॉल सेंटर का क्या रोल है, सब विस्तार से जानते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी बात इतिहास की। साल 1973 इटली की राजधानी रोम 10 जुलाई को एक 16 साल का लड़का किडनैप हो गया। 1970 के दशक में इटली में किडनैपिंग इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। पुलिस के लिए यह रोजमर्रा का काम था। उन्होंने बाकी मामलों की तरह इसकी भी जांच शुरू की। लेकिन यह कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम था जॉन पॉल गेटी तृतीय। वो अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन जॉन पॉल गेटी का पोता था। 1966 में जॉन पॉल गेटी, जिन्हें जे पॉल गेटी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। दुनिया भर में उनका कारोबार फैला हुआ था। तेल के व्यापार में उन्होंने खूब दौलत कमाई थी। किडनैपर्स ने उसी अनुपात में फिरौती भी मांगी, लगभग $10 करोड़। जे पॉल गेटी ने फिरौती देने से साफ मना कर दिया। मना तो उन्होंने अपने पोते को भी किया था, जेब खर्च के पैसे देने के लिए। जॉन पॉल गेटी की एक गर्लफ्रेंड थी, वो उसके साथ दुनिया की सैर करना चाहता था। उसकी और भी निजी ज़रूरतें थीं जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, जो उसने अपने दादा से मांगे लेकिन मिले नहीं। ऐसे में उसने एक प्लान बनाया किडनैप होने का। उसने इटली के एक माफिया गिरोह से कांटेक्ट किया। फिरौती में जो रकम मिलती उसे आपस में बांट लेने की योजना थी, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया। उसने इस प्लान को अपने दिमाग से निकाल दिया, मगर माफिया गिरोह ने इसे अपने जहन में बैठाए रखा था। उन्होंने पीछा करना जारी रखा और एक रात जॉन पॉल गेटी तृतीय को उठाकर कैलेब्रिया की एक गुफा में ले गए। कैलेब्रिया इटली का दक्षिणी प्रांत है। इसे इटली का अंगूठा भी कहते हैं। कैलेब्रिया इटली के सबसे गरीब इलाकों में से है, पहाड़ों और समंदर से घिरा हुआ। इसको संगीन अपराधों के लिए मुफीद माना जाता है। यहीं से किडनैपर्स ने फिरौती की डील आगे बढ़ाई। वो पर्चा जारी कर पैसों की मांग करते थे। जब जे पॉल गेटी ने इसको अनसुना किया तो किडनैपर्स ने रकम घटा दी, लेकिन इस बार एक चीज बढ़ाकर भेजी, लिफाफे में भरकर एक न्यूज़पेपर के दफ्तर में। जब लिफाफा खुला, उसमें से चिट्ठी, बालों का गुच्छा और एक कान बाहर निकला। बकौल चिट्ठी, ये पॉल का पहला कान है। उसकी फैमिली को अभी सब मजाक लग रहा है। अगर 10 दिनों के अंदर पैसे नहीं मिले तो दूसरा कान मिलेगा, और उसके बाद पॉल के छोटे छोटे टुकड़े। जे पॉल गेटी ने यह सब सुनकर कहा, मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं अभी फिरौती दे देता हूं तो मेरे 13 और पोते हैं, उनको भी कोई किडनैप कर ब्लैकमेल कर सकता है। इस बार गेटी परिवार ने जे पॉल पर दबाव बनाया। आखिरकार वो फिरौती देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने $22 लाख में डील फाइनल की। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जॉन पॉल गेटी तृतीय दिसंबर 1973 में मिला एक पेट्रोल स्टेशन पर। कान के इन्फेक्शन ने उसकी बाकी जिंदगी तबाह कर दी। गेटी फैमिली की यह कहानी आज क्यों? वजह है एक माफिया गिरोह जिसके 9 सदस्य उस किडनैपिंग में शामिल थे। वो अरेस्ट हुए, कुछ जेल गए, बाकी सबूत के अभाव में छूट गए। फिरौती के पैसे पुलिस के हाथ कभी नहीं लगे। इसी गिरोह पर इटली के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा शुरू हुआ है। इस गिरोह का नाम है 'एंद्रेनगेटा'। हिंदी में मतलब निकाले तो इज्जतदार लोग। कैलेब्रिया में खाद पानी पाने वाले इस गिरोह का इतिहास 2 सदी पुराना है। शुरुआत में छोटी मोटी चोरी, डकैती और चाकूबाजी में इनका नाम आता था। समय के साथ इन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, अपराध के नए अवसर तलाशे, अवैध कारोबार का साम्राज्य खड़ा किया, इतना बड़ा कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां शर्मा जाएं। आंकड़ों में जाएं तो एंद्रेनगेटा गिरोह का टर्नओवर $50 बिलियन का है, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए।
अब इस गिरोह से जुड़े 350 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल शुरू हुआ है। इनमें गिरोह के सदस्य, सरकारी अफसर, पुलिस के बड़े अफसर और कई राजनेता भी शामिल हैं। इनमें से एक का नाम जियानकार्लो पित्तेली का भी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री सिल्वियो बेर्लुस्कोनी की पार्टी से सांसद थे। इन सभी आरोपियों को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। 2500 से ज्यादा पुलिस वालों ने मिलकर इनके ठिकानों पर छापे मारे थे। ये लोग बंकरों के भीतर छिपे हुए थे। कईयों को जर्मनी, बुल्गारिया और स्विट्जरलैंड से उठाया गया था। इन सब गिरफ्तारियों के पीछे हाथ था प्रोसिक्यूटर निकोला ग्रातेरी का। 62 साल की उम्र है। पिछले 3 दशक से माफिया गिरोहों को जड़ से मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके एवज में उन्होंने स्वच्छंदता खोई है। उन्हें हमेशा भारी सुरक्षा घेरे में रहना पड़ता है। वो अपने परिवार के साथ कहीं बाहर भी नहीं जा पाते। कई बार उनकी हत्या की कोशिश भी हो चुकी है। दरअसल ग्रातेरी उसी कलेब्रिया में पैदा हुए थे जहां से कलेब्रिया गिरोह का साम्राज्य पनपा। ग्रातेरी के पिता छोटी किराने की दुकान चलाते थे। जब आसपास के बच्चे कोकीन और हथियार साथ लेकर घूमा करते थे, तब उनके घर वालों ने उन्हें किताबें थमाई। ग्रातेरी कहते हैं कि उनके जीन्स में प्रतिरोध भरा था, इसलिए वो अपने लिए एक अलग दुनिया बनाने में कामयाब रहे। स्कूल जाने के दौरान अक्सर रास्ते में लाशें दिखती, नशे में पागल लोग दिखते, धुआं उड़ाते बच्चे दिखते। ग्रातेरी ने इसे खत्म करने की सोची। अब उनके सपनों का एक बड़ा हिस्सा सच होने वाला है। इसका दरवाजा खुलता है एक इमारत में। लामेशिया टेर्मे शहर की ये इमारत किसी किले से कम नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीक्रेट एजेंट तैनात रहते हैं। यहाँ पहले एक कॉल सेंटर हुआ करता था, अब इसे अदालत में बदल दिया गया है। फैसला आने तक इसी जगह पर सुनवाई चलेगी। इसमें करीबन 1000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। आरोपियों के लिए पिंजरे बने हुए हैं। हत्या, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सूदखोरी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराधों के आरोपी। इसमें सबसे खास है लुइगी मैनकुसो। उसे एंद्रेनगेटा गिरोह का मुखिया माना जाता है। उसके इशारे के बिना कलेब्रिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन अब उसका महल हिलने लगा है। बुधवार 13 जनवरी को मामले की सुनवाई शुरू हुई। पहले 3 घंटों का समय सिर्फ नाम पढ़ने में गया। अधिकतर आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से जुड़े हुए थे। अनुमान है कि सुनवाई पूरी होने में कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। इस दौरान 900 से ज्यादा गवाह 355 आरोपियों के खिलाफ गवाही देंगे। ये संख्या ऐतिहासिक है। पिछली बार ऐसा ट्रायल 1980 के दशक में हुआ था। तब ट्रायल में शामिल 2 जजों की हत्या हो गई थी। इटली में माफिया गिरोहों का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे समय सिसिली में कोसा नोस्त्रा और नेपल्स में कमोरा गिरोहों का एक छत्र राज रहा है। एक समय उनकी तूती बोलती थी, फिर उनका दौर खत्म हो गया। एंद्रेनगेटा उन सब से आगे निकल चुका है। कहते हैं कि लोग एंद्रेनगेटा के बारे में कुछ भी बोलने से डरते हैं। अपने घरों तक में लोग फुसफुसा कर बात करते हैं। इस खौफ की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। निकोला ग्रातेरी ने इसकी लगाम थाम ली। यह ऐतिहासिक ट्रायल इटली के ईमानदार लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है। निकोला ग्रातेरी ने कहा कि यह ट्रायल एंद्रेनगेटा के शिकंजे में फंसे कलेब्रिया के लोगों को नई जिंदगी देगा, सुकून और बेहतर भविष्य से लबरेज। काश उनका भरोसा सच साबित हो। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इंडोनेशिया से है। सुलावेसी प्रांत में आज सुबह 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 36 लोगों की जान चली गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लगभग 15,000 लोग बेघर हो गए हैं। यह संख्या बढ़ सकती है। इस भूकंप में कई इमारतें समतल हो गई। एक अस्पताल और गवर्नर ऑफिस भी ढह गए। अस्पताल के मलबे में कई मरीजों के दबे होने की आशंका है। शहर की सड़कें भी बर्बाद हो गई हैं। इस वजह से लोगों तक राहत पहुंचाने में खासी मुश्किल आ रही है। दूसरी सुर्खी चीन से है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। 14 जनवरी को 144 नए केस दर्ज किए गए। वुहान में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 8 महीनों में ऐसा लगभग पहली बार हुआ है। लगभग 3 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में रखा गया है। चीन में 12 फरवरी को नया साल मनाया जाता है। इसके लिए कई लोग कई हफ्तों से घर जाने की तैयारी करते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान ट्रैवल करने से बचें।
आज की तीसरी सुर्खी मेक्सिको से है। ड्रग माफिया से साठगांठ के आरोपी पूर्व रक्षा मंत्री साल्वाडोर सिएनफुएगस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा। अमेरिका ने उन पर ड्रग कार्टेल को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पिछले साल अक्टूबर में सिएनफुएगस को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर अमेरिका में केस चलाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन सरकार के कहने पर केस ड्रॉप कर लिया गया था और उनको वापस मेक्सिको लौटने की इजाजत मिल गई थी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।